सुप्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। कल हमने महिला आश्रम इस पाठ का जहाँ तक अध्ययन किया है आपको समझ में आया होगा। तो महिला आश्रम ये जो पाठ है इसमें काका कालेलकर जी ने सरोज को खत लिखा है। तो वह खत के माध्यम से सरोज से क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कि आश्रम बनाना ज़रूरी है और आश्रम के नियम भी वह सरोज को समझाते हैं। तो आश्रम के कौन कौन से नियम सरोज को बताए हैं? तो आश्रम के नियम है कि आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। ये सारे नियम जो है वह काका कालेलकर जी सरोज को समझाते हैं। और आगे वह यह भी कहते हैं कि आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता यानी वह किस तरह से रहेगी या उनके बारे में कुछ नियम वह सरोज को बताते हैं। तो वह कौन से नियम हैं? तो दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है और आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। और वह सरोज से कहते हैं कि तुम में एक काबिलियत है कि तुम संस्था या आश्रम अच्छे से संभाल सकती हो। और इसीलिए काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं कि तुम में जो शक्ति है, कुशलता है, उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है तो यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो किताब में देखो, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन से कठिन शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द है निमित्त मात्र। तो निमित्त मात्र का मतलब है साधनभूत कारण। और बाकी सारे शब्द जो है वह बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हम इसका अर्थ क्या है। तो काका कालेलकर जी सरोज को समझाते हैं कि मैं प्रत्यक्ष कोई हिस्सा नहीं लूँगा आश्रम उभारने में, लेकिन तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी सलाह तुम्हें दे दूँगा या मेरा सहारा हमेशा रहेगा। और वह कहते हैं कि जो मैं तुम्हें ये आश्रम बनाने के लिए कह रहा हूँ, आगे जाकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हो गई हूँ, आश्रम तो अपने आप चल रहा है। तो यहाँ पर काका कालेलकर जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि महिला
महिलाएं जो है आश्रम में आने वाली, उनमें से कोई तो कुशल होगी जो सरोज की मदद कर देंगी और सरोज पर काम का कोई भार नहीं आएगा। और इसीलिए वह सरोज को समझाते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वह कहते हैं कि तुम्हें आगे जाकर ऐसा लगेगा कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो गई हो, संस्था अपने आप चलेगी। यानी संस्था चलाने के लिए जो भी महिलाएं तुम चुनोगी वो तो कुशल ही होंगी। और इसीलिए वह कहते हैं कि समाज में ऐसी संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म होगा। यानी ऐसी संस्थाएं हो या महिला आश्रम हो, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत समाज को है और ज़रूरत है से कुछ नया निर्माण होता है। और इसीलिए वह कहते हैं कि मुझे इतना विश्वास न होता कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें ये सूचित नहीं करता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक काम बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से कर सकती हो, और इसीलिए मैंने एक काम तुम्हें करने के लिए सूचित किया है। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय करना यानी निश्चय करना, तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। इस तरह की बात वह सरोज से कहते हैं। यानी वह सरोज का कहते हैं कि जो विचार मैंने आपके सामने लाया है, कौन सा विचार है, तो महिला आश्रम बनवाने का ये जो विचार है या प्रस्ताव मैंने आपके सामने जो रखा है, उस पर पूरा विचार करना और पूर्ण रूप से विचार करके ही मुझे उत्तर देना। और आगे कहते हैं, बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। और वह सरोज से कहते हैं कि अगर तुम महिला आश्रम उभारने के लिए तैयार हो तो मैं आगे क्या क्या करना है इसके बारे में तुमसे पत्र द्वारा बातें ज़रूर करूँगा। अब देखो यहाँ से आगे किताब में देखो, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बहार में है, उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सी कर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ कौन से है देखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब है सामने या कार्य रूप में। बहार का मतलब है फूलों का खिलना। यहाँ पर फूलों के नाम भी दिए हैं। गुलदाउदी ये फूल का नाम है। क्रिजेंथीमम ये भी एक फूल का नाम है। सर्दी यानी ठंड का मौसम। गुलाब ये भी एक फूल का नाम है। कॉस्मोस फूल का नाम है। जिनिया ये भी एक फूल का नाम है। यानी उन्हें फूलों से या फूलों के पौधों से कितना लगाव था, ये इससे हमें पता चलता है। तो आश्रम की बात करने के बाद वह सरोज को खुद के बारे में या वहाँ पर कैसा वातावरण है जहाँ पर काका कालेलकर जी रह रहे हैं, उसका वर्णन वह पत्र द्वारा सरोज को बताते हैं। तो यहाँ पर वह बताते हैं कि फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बहार में है, यानी ये फूल अभी खिले हुए हैं। तो गुलदाउदी के बारे में वह क्या कहते हैं देखो, तो उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात
पेट में भर दी हो और होठों को सी कर बैठ गई हो। यानी वह किस तरह का फूल का निरीक्षण करते हैं और वह कहते हैं कि फूल की कली ऐसे लगती है कली को देखकर कि भारी रहस्य उसने अपने पेट में भर कर रखा है और वह बाहर ही नहीं निकाल रही है। क्योंकि गुलदाउदी के फूल की विशेषताएं क्या है, तो गुलदाउदी के जो फूल है वह सर्दी के मौसम में फूलने वाला एक फूल है। इसकी विशेषता और एक है कि इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, यानी कली पेड़ पर आती है लेकिन उसको फूल बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और इसीलिए इसकी और एक विशेषता है, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। यानी गुलदाउदी के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो एक साथ नहीं खिलती, तो एक एक करके उसकी पंखुड़ियाँ खिलती हैं। और ये फूल जो है गुलदाउदी के वह बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, वो जल्दी सूख नहीं जाते। और इसीलिए वह कहते हैं कि अब गुलदाउदी और क्रिजेंथीमम में जो फूल है वह बहार में आए हुए हैं। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है और ये फूल टिकते भी बहुत हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस फूल तो अभी गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया, ये भी वह बात सरोज से करते हैं। अब देखो वह आगे कहते हैं कि जिनिया का एक पौधा मैंने देखा, तो वह कहाँ पर था, तो रास्ते के किनारे पर था और जो भी लोग रास्ते से गुजरते उसकी कलियां तोड़ देते थे। और एक काका कालेलकर जी से देखा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, उस पौधे को वहाँ से हटाया और जहाँ पर वह सोते थे उसके सिरहाने पर उन्होंने उस पौधे को लगाया। यानी जहाँ पर चौपाई वह रखते थे सोने के लिए, उसके सिर का भाग वहाँ उसके पास उन्होंने वह जिनिया का पौधा लगाया। और फिर उस बड़े पौधे ने बहुत सारे फूल दिए और इसीलिए वह कहते हैं फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। यानी फूलों का निरीक्षण वह किस तरह से करते हैं या फूलों के बारे में वह कल्पनाएं कौन सी करते हैं, किस तरह की करते हैं, तो वह फूलों को कहते हैं कि जैसे मानो आंखें उत्कटता से बोलती हो। जिस तरह से आँखों से भाव जाने जाते हैं या इंसान के मन के जो भाव है वह आँखों से भी बयां कर सकता है, और इसीलिए वह फूलों को आँखों की उपमा देते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आँखें बोल रही हो, इतनी सुंदर वह फूल दिखाई दे रहे हैं। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। यानी जो जिनिया का पौधा उन्होंने रास्ते से हटाकर अपने सिरहाने की जगह पर रखा था, सिरहाने से आगे थोड़ी सी जगह पर उन्होंने लगाया था, उसने बहुत सारे फूल दिए और वह अंत में सूख गया। और वह कहते हैं परसों ही मैंने उसे विदा दी। विदा देना यानी नष्ट करना या हटा देना या फेंक देना, क्योंकि वह सूख गया था इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। और आगे लिखते हैं काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। यहाँ पर गुरु 21/12/44 ये डेट दी है और यहाँ पर ये पहला पत्र जो है वह समाप्त होता है। तो यहाँ से आगे किताब में देखो, प्रिय सरोज, ये दूसरा पत्र है। देखो, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीनों में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना, मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। अब देखो ये चिरंजीव रेहाना ये नाम है। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। यानी रेहाना ये लड़की है सरोज की,
इसलिए यहाँ पर कहते हैं चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो यहाँ पर काका कालेलकर जी दूसरे पत्र द्वारा सरोज से क्या कहते हैं, तो देखो इसमें कठिन शब्दार्थ तो नहीं है, सारे आसान ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका अर्थ जानते हैं या समझते हैं। तो देखो वो पत्र द्वारा सरोज से क्या कहते हैं कि तुमने जो 16 और 18 तारीख को पत्र लिखा था वो मुझे आज मिला है, और इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, यानी उन्होंने सरोज को किन किन तारीखों को पत्र लिखे हैं वो तारीख वह बताते हैं, तारीख यानी दिनांक या डेट। तो 1, 9 और 15 इन तारीखों को वह पत्र लिख चुके हैं, और आज जो वह पत्र लिख रहे हैं वो चौथा पत्र है इस महीने का, ऐसा वह कहते हैं। और वह आगे यह भी कहते हैं कि हर सप्ताह मैं तुम्हें खत लिखूँगा, और तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। अब देखो पत्र से ये बात पता चलती है कि सरोज जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए वह कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, यानी वह आशा करते हैं कि सरोज एक पत्र हर हफ्ते ज़रूर लिखेगी। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। अब देखो काका कालेलकर जी सरोज को बताते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वह क्या चाहते हैं, तो वह चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और इसीलिए काका कालेलकर जी को उर्दू सीखने का विचार उन्होंने दिया है। तो काका कालेलकर जी कहते हैं कि बापूजी की इच्छा के अनुसार मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, और इसीलिए वह कहते हैं कि मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। अब देखो काका कालेलकर जी बताते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब देखो सरोज की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह वो संदेश छोड़कर दूसरा संदेश उसे दे रहे हैं कि पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, यानी काम बाद में करो, पहले अपनी तबीयत संभाल लो या तबीयत ठीक कर दो। आगे वह कहते हैं कि जो तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर मैंने रखा है, लेकिन अभी तक कोई नक्शे मैंने नहीं बनाए हैं। और वह कहते हैं कि मेरे पास जो फूल के गमले थे वह सब मैंने निकाल दिए हैं, और अभी सिर्फ मेरे पास सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। और आगे कहते हैं सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। शुभाशीष यानी आशीर्वाद देना। और यहाँ पर ये पत्र समाप्त होता है। ये जो पत्र है वह काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया गया है अध्ययन में। तो यहाँ पर ये पाठ जो है महिला आश्रम वह खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।